Assalamu alaikum, everyone. Hope you guys are doing great as always. Because if you're not doing great, you should have called me. You should have texted me. भाई को approach किया होना चाहिए था अब तक आपको. तो that's why I'm assuming you are doing great. कोई help चाहिए हो जिंदगी में कभी किसी किस्म की भाई is always हाजिर as I always say. राइट नाउ मेरा बेटा ये आज की वीडियो जो है वो बेसिकली मैं बना रहा था so that you guys could understand what are the changes which are applicable on F6 candidates and on P6 candidates who are going to appear in June because of Finance Act 2020. हम फाइनेंस एक्ट 19 से फाइनेंस एक्ट 20 पे जा रहे हैं सो देर आर सम चेंजेस एंड नो आई वुड से देर आर मटेरियल चेंजेस जो हुई हैं ज्यादा नहीं हुई कम हुई हैं लेकिन थोड़ी मटेरियल है ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं एंड में आपको ये बताऊंगा कि आपको ये पेपर खुद तैयार कर लेना चाहिए या इसके लिए आपको कोचिंग लेनी चाहिए स्कैन्स में आके ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रहा हूं मैं दैट यू शुड नो व्हाट इज द लेवल ऑफ चेंजेस इन देयर एंड देन यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ क्योंकि मैं आपके दिमाग के अंदर घुस के डिसीजन नहीं कर सकता हूँ आई कैन ओनली गिव यू द थिंग्स जो रिक्वायर्ड है आप मेरे से आते हैं आकर पूछते हैं कि चेंजेस क्या आई हैं मैं खुद करूं कि ना करूं तो आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ without even coming to me if you would know what are the changes which are going to impact your next exam so अगर अब आप लोगों ने जून में अटेम्प्ट करना है F6 या P6 अच्छा बाय द वे जो लोग P6 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं दे हैव टू सी दिस वीडियो कंप्लीटली टिल द एंड यानी कि F6 वाला पोर्शन भी और P6 वाला पोर्शन भी बिकॉज आपके लिए दोनों चेंजेस एप्लीकेबल हैं जो P6 कैंडिडेट्स हैं उन पे F6 वाला पोर्शन भी एप्लीकेबल है और P6 वाला भी हाँ अलबत्ता जो F6 वाले हैं वो ये वीडियो बस F6 तक देखें एंड व्हेन आई स्टार्ट द P6 पोर्शन यू कैन लीव इट ठीक है बट फॉर P6 कैंडिडेट्स यू हैव टू सी बोथ सेक्शंस बाय द वे अगर आपने यही आर्टिकल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इफ यू वांट टू फाइंड दैट आउट ऑन योर ओन गैजेट यू कैन डू दैट and that is very easy just go to Google write Finance Act 2020 P6 UK and you would find the first link that is Finance Act 2020 I have already opened this one for you there it is Finance Act 2020 for but this one is relevant to ATX same is for F6 students you can go to Google you can write Finance Act 2020 F6 UK UK is your variant right and for you guys, no, it's second link, this one. Okay. You can open this one. I have already opened this one for you over here. So यहीं से शुरू करते हैं जी कि क्या क्या चेंजेस आई हैं फाइनेंस एक्ट 2020 में विद रिस्पेक्ट टू F6 कैंडिडेट्स F6 में जी हम जो चेंजेस है वो इनकम टैक्स से शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको नजर आ रही है मजे मजे की चीजें उसमें अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि हमारे पास रेट्स ऑफ इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं आया गौर करें अगर आप तो 37,500 पहले भी था 37,500 अब भी है आप पर 150 थी वो भी आप वही है सेम गोज विद द निल रेट बैंड्स ऑफ सेविंग एंड डिविडेंड सेविंग और डिविडेंड दोनों का निल रेट पहले भी 1000 और 500 और 2000 था वो भी बिल्कुल सेम है उसमें भी कोई फर्क नहीं है पर्सनल अलाउंस तक चेंज नहीं हुआ जी वो पहले भी 12,500 था अब भी 12,500 है शुरू शुरू की चीजें काफी जो नॉर्मली चेंज हुआ करती थी वो चेंज नहीं हुई है बट द गुड थिंग इज कि अच्छी बात है चेंज नहीं एंजॉय करें अच्छा लेकिन एक और बात मैं बता देता हूँ कि हर चीज की ना साथ साथ एग्जांपल्स हैं ठीक है अब इसमें तो खैर कोई चेंज नहीं आई तो ये एग्जांपल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होंगी तुम लोगों को ये आगे वही सेविंग इनकम को वो डिस्कस कर रहा है कि सेविंग इनकम जो है उसके निल रेट बैंड्स और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है उसमें I will just jump over all of these examples and I would now be moving to the next change and next change is over here. Transferable amount of personal allowance नहीं जी ये भी चेंज नहीं है इसमें भी उसने यही बताया है पहले भी 1250 था इस दफा भी 1250 है और अगर आपने भाई से पढ़ा हुआ है तो आपको शायद याद हो भाई हमेशा बताता है कि वो ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को दे सकता है दैट इज बेसिकली 10% ऑफ द पर्सनल अलाउंस तो अगर पर्सनल अलाउंस चेंज नहीं हुआ तो फिर ये भी चेंज नहीं हो सकता अगेन वी हैव फ्यू एग्जांपल्स रिगार्डिंग ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस एंड देन कम्स एम्प्लॉयमेंट इनकम
नहीं जी, ये है वो एरिया जहां पे आप कह सकते हैं कि हाँ, कुछ मटेरियल चेंजेस आएंगे। ठीक है जी। वो मटेरियल चेंजेस में मेरा बेटा सबसे पहले तो ये तो खैर बड़ी छोटी सी चेंज है कि वो होम वर्कर्स जो घर से बैठ के काम करते हैं, तो घर से बैठकर काम करने की वजह से जो भी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के एक्सपेंसेस आते थे, उसके लिए £4 पर वीक होता था। नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू £6। दैट्स जस्ट सिंपल चेंज। काफी बड़ा चेंज जो आया है F6 एज वेल एज P6 कैंडिडेट्स के लिए, वो कार बेनिफिट में आया। कार बेनिफिट की पहले सीधी सीधी सी परसेंटेजेस होती थी, विच आई कैन सर्टेनली शो यू याद कराने के लिए। लेट मी जस्ट फाइंड दैट आउट फॉर यू। कार बेनिफिट, देयर वी गो। ले जी, ये मैंने F6 वाले नोट्स खोल ले। इसमें भाई का फॉन्ट जरा फंकी है। नहीं जी, ऐसे होता होता था कि 1 से 50 से 51 टू 75, 76 टू 94, 95 और 95 से अबव हम 23 में ऐड किया करते थे, इफ यू गाइस रिमेंबर। अभी जी ऐसा नहीं है, अब थोड़ा फर्क आ गया, थोड़ा नहीं काफी फर्क आ गया। और क्या है जी वो फर्क, ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। फर्क ये है जी कि अब हम इससे पहले जब आप मेरे से इलेक्ट्रिक कार्स या जब आप मेरे से पूछते थे कि कोई लो विजन कार जैसे हाइब्रिड्स होती हैं, हाइब्रिड कार्स होती हैं, इनके बारे में पूछते थे तो मैं आपको कहता था कोर्स में नहीं है। अब है जी कोर्स में। इलेक्ट्रिक कार्स तो कोर्स में है तो 100 बिस्मिल्लाह, मुफ्त के नंबर है जी। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए 0% यूज की जाती है। हाँ, अलबत्ता वो कार्स जो हाइब्रिड मोटर कार्स हैं, ठीक है, हाइब्रिड कार्स के लिए उन्होंने कहा जी हाइब्रिड कार्स की दो कैटेगरीज बनाई हैं। वो कैटेगरी जो 1 से 50 ग्राम एमिट करती है वो डिफरेंट है, और वो जो 50 से अबव एमिट करती हैं वो डिफरेंट है। जो 1 से 50 एमिट करती हैं उनके साथ उनकी इलेक्ट्रिक रेंज देखी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेंज के हिसाब से फिर उनकी परसेंटेज डिसाइड की जाती है। लेकिन वो कार्स जो 50 से ज्यादा मेट करती हैं, अब वो बेशक हाइब्रिड हैं या नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए मेरा बेटा हम कहते हैं कि अगर तो वो 51 से 54 एमिट कर रही हैं तो 13%, बट इफ दे आर एमिटिंग एग्जैक्ट 55, वेल इन दैट केस 14%। और अगर 55 से भी अबव एमिट करे, तो जैसे आप छोटे होते करते होते थे कि अबव पहले आप करते थे 95 से अबव, और 1% का इंक्रीज देते थे आफ्टर एवरी 5। अब आप ये नहीं करते थे, अब आप ये करेंगे कि वही इंक्रीज जो पहले आप 95 से देते थे वो अब आप 55 से देंगे, और 23 नहीं बेटा, 14% से। यस, 1% आफ्टर एवरी 5 ग्राम्स, जैसे आप पहले भी। एंड वंस अगेन इट इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 37, द वे इट यूज्ड टू बी। डीजल पावर्ड के लिए हम पहले भी 4% ऐड करते थे, अब भी करेंगे। हाँ, लेकिन पहले भी उन कार्स के लिए नहीं करते थे जो RDE2 स्टैंडर्ड्स मीट करती थी, जो मीट करती हैं उनके लिए अब भी नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, अलबत्ता कोई डीजल पावर्ड कार है और वो RDE2 स्टैंडर्ड्स भी मीट नहीं कर रही है, उसके लिए जैसे पहले 4% ऐड होता था, अब भी ऐड होगा बेटा। फिर जी इससे आगे हमारे पास होंगी ढेर सारी एग्जांपल्स इसी चीज की। अच्छा, बाय द वे, आपके जो ACCA के पेपर में शुरू के रेट्स एंड अलाउंसेस होते हैं, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, दैट वुड बी दिस वन, ये जो अभी स्क्रीन पे आपके नजर आ रही है, यहां तक एग्जाम्पल से पहले तक। ठीक है। बट यू गाइस, व्हाट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप हमेशा ये सारी इंफॉर्मेशन याद करें। जो इन शुरू के पेजेस के आसरे पे होता है, उसका मतलब है कि उसकी अभी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है कि वो पेपर दे, क्योंकि अगर आप 2-3 क्वेश्चन एक चीज का कर लें तो चीजें याद हो जाती है। देन जी नेक्स्ट थिंग इज कार फ्यूल बेनिफिट। वैसे वैन लिखा है, लेकिन वैन पे मैं बाद में आता हूँ, पहले वैन कार फ्यूल पे आएंगे। कार फ्यूल में चेंज है जी, पहले 24,100 को आप CO2 मिशन से मल्टीप्लाई करते थे, अब 24,500 को करते हैं जी। और अब अगर हम वैन बेनिफिट की बात करें, तो ये पहले फिक्स होता था 3430 पे, अब इट विल बी फिक्स एट 3490। और फिर एग्जांपल्स की बुछाड़, और फिर आता है वैन फ्यूल। वेल, वैन फ्यूल पहले 655 था, ये चेंज हो गया जी, ये इंक्रीज हो गया, 6666 हो गया। अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस, या जिसे हम स्ट्रेचूटरी माइलेज अलाउंस कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है किसी किस्म का। हाँ, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज है। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही थ्रू आउट पूरे टैक्स में काफी जगहों पर यूज हो रहा होता है। ये लिविंग अकोमोडेशन में क्या बेनिफिट में भी यूज होता है, ये बेनिफिशियल लोन्स में भी होता है, फॉर और भी काफी जगहों पे होता है।
जब लिविंग अकोमोडेशन 75 से अबव होती है तब यूज करते हैं। बाय द वे नाउ इट इज 2.25%। आई रिपीट, दिस इज नॉट द इंटरेस्ट विच HMRC विल चार्ज यू अगर आप कोई टैक्स की पेमेंट लेट करें। दिस इज ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज यूज्ड इन लिविंग अकोमोडेशन एंड बेनिफिशियल लोन्स। इसके बाद जी आगे ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट में अलाउड डिसअलाउड में कोई चेंज नहीं है। हाँ अलबत्ता कैपिटल अलाउंसेस में अगर हम कहें तो नहीं जी, कैपिटल अलाउंसेस में भी कोई चेंज नहीं है। AIA पहले भी 1 मिलियन था, अब भी 1 मिलियन है। अलबत्ता यहाँ पर अगर आपने ये आर्टिकल खुद पढ़ा तो आपको नजर आएगा कि इट इज बिन चेंज टू 2 मिलियन, 2 लाख। बट आगे जाकर उन्होंने कहा हुआ है कि फॉर ACCA एग्जाम we will still continue, it will be assumed that limit of 1 million will continue to apply. तो ACCA एग्जाम्स के लिए nothing is changed in capital allowances for plant and machinery। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी इतना चुबा चुबा के क्यों कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहे हैं। ले जी, मैं आपको पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट का परफॉर्मा दिखाता हूं पुराने नोट्स में, फिर भाई आपको परफॉर्मा दिखाएगा नए नोट्स में। जरा मैं नए नोट्स भी ओपन कर लूं साथ। ले जी, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। चलो लंबी होगी बात। अच्छा जी, ये बाद में दिखाना मुझे आपको, ये नया है, पहले पुराना वाला 90। There we go। लें जी, पुराने जमाने में जी जो आपने पढ़ा है 3 महीने पहले, उसमें जी कैपिटल अलाउंसेस होते थे, तो हम कहते थे जस्ट कैपिटल अलाउंसेस, ठीक है। और कैपिटल अलाउंसेस के अंदर हम बस किस चीज पे कैपिटल अलाउंसेस, अगर आप लोगों को याद हो कि क्लेम किया करते थे, तो जिस चीज पे हम कैपिटल अलाउंसेस क्लेम करते थे वो होता था बेटा बेसिकली, हम कहते थे उसको प्लांट एंड मशीनरी, इफ यू गाइस रिमेंबर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली कैपिटल अलाउंसेस आया करते थे किस चीज के थी, प्लांट एंड मशीनरी के। क्या होता है प्लांट एंड मशीनरी, हर वो चीज विच इज नॉट लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। लेकिन अब आपको दो क्लास ऑफ एसेट्स पर कैपिटल अलाउंसेस मिलेंगे। अच्छा जी, वो दो क्लास ऑफ एसेट्स क्या है हमारे पास, ठहरे मैं आपको दिखाता हूं जी। ये जी नए वाले नोट्स में आते हैं। नए नोट्स में जब हम कहते हैं एक्सपेंसेस विच आर अलाउड बट नॉट डिडक्टेड, एक्सपेंसेस विच आर अलाउड बट नॉट डिडक्टेड, दीज वंस। तो मेरा बेटा इसमें हम कहते तो हैं कि हम कैपिटल अलाउंसेस माइनस करेंगे, लेकिन आपसे हम कहेंगे दो तरह के कैपिटल अलाउंसेस। एक वो जो प्लांट एंड मशीनरी पे मिलते हैं, और एक नया है जिसे हम SBA कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस किस चीज पे मिलता है, कैसे मिलता है, ये तो डेफिनेटली जी हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन राइट नाउ व्हाट आई कैन टेल यू इज स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस इज बेसिकली समथिंग जो आप कह सकते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है। लैंड पे तो आपको पता ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी डेप्रिसिएशन नहीं देती, वो भी बिल्डिंग्स पे देती है। तो आप ये भी कह सकते हैं ये बिल्डिंग्स का अलाउंस है बेसिकली। तो आज से पहले HMRC बिल्डिंग्स पर अलाउंस नहीं देता था, हमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे कैपिटल अलाउंसेस मिलते थे। एंड फ्रॉम दिस फाइनेंस एक्ट ऑनवर्ड्स, यस वी विल बी प्रोवाइडेड विद capital allowances on buildings, और and these capital allowances are called as क्या उसे कहते हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस। अच्छा जी, स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस में मेरा बेटा ये एक लंबा सा टॉपिक है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये अलाउंस कैसे मिलेगा और कितना होगा। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो यस वी राइट डाउन द बिल्डिंग ऑफ ऑन ओवर 33 years and 4 months, या ऐसे कह लें 33.33 years, इतनी हम यूजफुल लाइफ एज्यूम करते हैं जी। और इतनी यूजफुल लाइफ को अगर एज्यूम करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ईयरली हम 3% डेप्रिसिएशन या कैपिटल अलाउंसेस चार्ज करते हैं। But this is not on the policy of full in the year of purchase and none in the year of sale. This is on pro rata basis। और अगर आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग में क्या क्या आता है,
तो वो ये इन्होंने पहली लाइन में ही क्लियर किया हुआ है। ऑफिसेज आते हैं, रिटेल शॉप्स आती है, होलसेल प्रेमिसेस आता है, फैक्ट्रीज आती हैं, वेयर हाउसेज आते हैं, हर वो चीज जो आप ट्रेड में यूज कर रहे हैं, और वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, और वो बिल्डिंग और वो लैंड भी नहीं है, दैट क्वालिफाइज। ठीक है, जिस साल बेचते हैं उस साल बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस कैलकुलेट नहीं किया जाता, और जो नेक्स्ट ओनर होता है, जो इस बिल्डिंग को खरीद रहा होता है, वो 33 में से जितनी रिमेनिंग लाइफ रह जाती है उसमें इसको राइट ऑफ करता रहता है। सो अब से ऑनवर्ड नाउ यू विल कीप इन माइंड दैट न्यू टाइप ऑफ परफॉर्मा of trading profit from now onwards is something like this, that there will be capital allowances, the heading in which there'll be two types of capital allowances, plant and machinery and structural building allowance. तो जो यही था जी, मैं आपको कह रहा था फंडामेंटल चेंजेस आई हैं, चेंजेस ज्यादा नहीं आई, लेकिन जो आई हैं वो फंडामेंटल आई हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर उससे आगे हम आए, बाकी चीजें जी जो आपके रेट्स एंड अलाउंसेस के टेबल में दी होंगी वो वही है जी। मेन पूल का 18% रेट है, स्पेशल रेट पूल का 6% है। कार्स का कुछ चेंज नहीं हुआ जी, अप टू 50 ग्राम्स। पहले भी हम इसे न्यू लो मिशन कार पर 100% देते थे, अब भी देते हैं। 51 टू 110 पे 18%, और 110 से ज्यादा वालियों को तो हम कहते हैं बेशक आग ही लगा दो, चलो 6% अलाउंस ले लो। देन जी रेट ऑफ अलाउंस जो है वो AIFI का 100 ही है, कोई चेंज नहीं आया। और आपके लिए 1 मिलियन की लिमिट में भी चेंज नहीं आया। प्रैक्टिकल लाइफ में यस आ गया हुआ है। कमर्शियल बिल्डिंग जी, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस के लिए 3%। एक और चेंज, अच्छा ये दैट इज ऑल द चेंजेस इन F6 फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। इससे आगे जी जो चेंजेस जो हम डिस्कस करेंगे अब, दोज आर प्रॉपर्टी इनकम एंड फाइनेंस कॉस्ट, मतलब आपकी वो रेंटल इनकम जिसको आप कहते हैं। रेंटल इनकम में आपको याद है जी फाइनेंस कॉस्ट होती थी, जिसका हम 75% तो माइनस किया करते थे प्रॉपर्टी इनकम में से, और 25% हम माइनस किया करते थे 25% के ऊपर 20% का टैक्स रिड्यूसर लेकर, सॉरी आई जस्ट सेड इट अदर वे अराउंड, 75% के ऊपर रिड्यूसर और 25% को हम परफॉर्मा से लेस करते थे। नाउ वी डू नॉट डू दैट। अब जितनी भी फाइनेंस कॉस्ट है, 100% of that finance cost is to be deducted, it will qualify for tax reducer of 20% basic rate। अब सारी की सारी फाइनेंस कॉस्ट का 20% लेके आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से ही माइनस करेंगे। आप 25% अलहदा और 75% अलहदा करके उसके ऊपर अलहदा अलहदा से दो ट्रीटमेंट लगाने की जरूरत नहीं। फिर जी प्रॉपर्टी इनकम में और इसके अलावा ज्यादा कोई चेंज नहीं है जी। मेन चेंज यही था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अलबत्ता आगे आए तो NICs है। हाँ, NIC के कोई मेजर चेंज नहीं है, यू विल सी, सिर्फ रेट सेट्स चेंज हुए हुए, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जी। कि वो पहले 3 होता था, अब वो 3.05 हो गया हुआ है। ये लिमिट पहले थोड़ी कम थी, थोड़ी बढ़ा दी है। NIC, हाँ NIC 2 और 4 के रेट्स भी बढ़ गए हैं जी। ये पहले कम होता था जी, अब 9500 है, और ये अब 50,000 है। ठीक है, इसके बैंड्स बड़े हो गए। एज सच इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं। ठीक है जी, फिर जी इससे आगे आई थिंक ISA आएगा। ISA यस, समवेयर ओवर देयर। आई थिंक ISA मैंने गुजार तो नहीं दिया कहीं ऊपर, लेकिन अगर गुजर भी गया है तो खैर है, क्योंकि वंस अगेन ISA में भी एज सच कोई चेंज नहीं है। आई थिंक किधर रह गया भाई ISA? चाहिए एम्प्लॉयमेंट अलाउंस आ गया। हम्म, अच्छा चलें, फाइनेंस कॉस्ट ओके। नहीं जी, पेंशन के अंदर एक एनुअल अलाउंस होता है जी। एनुअल अलाउंस में कोई चेंज नहीं है, वो पहले भी 40 था, अब भी 40 ही है। और पेंशन में इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। चलें जी आगे आते हैं फिर। आई मिसिंग आई से कहाँ चला गया? आ जाएगा, चलो कहीं। ओके, लेकिन जी एनुअल अलाउंस लिमिट पहले भी 40 थी, वो अब भी 40 है। हाँ, चेंज हुआ है जी जो इसके अंदर पेंशन के अंदर, वो ये है कि पहले यही जो हमारे पास एनुअल अलाउंस है, ये टेपर होता था। ठीक है, ये टेपर होकर रिड्यूस हुआ करता था,
और रिड्यूस होते हुए ये ज्यादा से ज्यादा कितना रिड्यूस होता था, 10,000। नाउ इट डज नॉट रिड्यूस टू 10,000, नाउ इट रिड्यूस टू 4,000। तो मिनिमम लिमिट उन्होंने बढ़ा दी है जी इसकी, ठीक है। और इनकम लिमिट, अच्छा इनकम लिमिट जी 240 कर दी है। ये अगर आपको याद हो, टेपर्ड एनुअल अलाउंस, ठहरे मैं आपको बल्कि याद करवाता हूं अच्छे तरीके से। याद आया, एडिशनल टैक्स वाली लिमिट आ गया। लो भाई, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो मे बी दैट वुड हैव बीन, अच्छा खैर। लेकिन जी ये लिमिट पहले होती थी टू 10,000, ठीक है। एक तो ये लिमिट टू 10 से बढ़ा दी अब उन्होंने, ठीक है, टेपरिंग करने वाली लिमिट कि मैक्सिमम अगर टू 10 से ऊपर चले जाएं तो मे बी आपको याद होगा, टू 10 से ऊपर चले जाएं तो फिर हम कहते थे कि इनको मिनिमम अलाउंस मिलेगा। अच्छा, अब चूंकि मिनिमम अलाउंस जो है उन्होंने ज्यादा रिड्यूस कर दिया, 4 कर दिया, तो फिर उनको ये लिमिट भी बढ़ानी पड़ी और बढ़ के कितनी होगी बेटा, 240 अब ये लिमिट, ठीक है। लाइफ टाइम अलाउंस एक लिमिट होती थी जो आपके पास आया करती थी पेंशंस में जाके, पेंशंस में रिटायरमेंट पे जाके, बल्कि लेट मी शो यू फ्रॉम द नोट्स, ज्यादा अच्छे तरीके से याद आएगी आपको ये वाली, ठीक है, जो 1.055 होती थी पहले, ठीक है। ये जी चेंज हुई है थोड़ी सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट इज नाउ इंक्रीज टू 1.07 0731 मिलियन। नहीं जी, ये वो चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स में आई हैं। अलबत्ता सीजीटी में, ले जनाब, सीजीटी की चेंजेस भाई आपको चेक कराता है। सीजीटी में जी एक काफी बड़ी चेंज आई है। वो बड़ी चेंज क्या है कि सीजीटी में अगर आप लोगों को याद हो, अच्छा एक छोटी चेंज तो ये है कि जी 12,000 के बजाय एनुअल एग्जामेशन हो गई है 12,300। लेकिन एक जो बड़ी चेंज आई है बेटा वो ये आई है कि आपको याद होगा कि सीजीटी सारे का सारा पे किया जाता था 31 January following the tax year. No payment on accounts, no balancing payment, just one payment, if you guys remember. But now it is not the case. It has been changed. अब वो कहते हैं जी अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए पे करनी पड़ेगी पेमेंट ऑन अकाउंट, ठीक है। और पेपर में वो कहता है जी कि कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट बच्चों को पेपर में आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी पेमेंट ऑन अकाउंट की कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है। कहते जी अगर कोई बंदा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचेगा तो इट इज नेसेसरी कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर जो भी पेमेंट ऑन अकाउंट है वो पे करे और ये बच्चों को कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी। बाय द वे ये पेमेंट ऑन अकाउंट 30 डेज में देनी होती है। जब भी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसकी डिस्पोजल होती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर, और फिर ये पेमेंट ऑन अकाउंट देने के बाद आपकी जो एडजस्टमेंट है वो फाइनल एंड वाले परफॉर्मा में भी होगी। यानी कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पेमेंट ऑन अकाउंट देने के बावजूद आप ये नहीं करेंगे कि एंड पर जो सीजीटी कंप्यूटेशन बनाएं उसके अंदर आप इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ना डालें। अभी भी ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विल स्टिल बी इंक्लूडेड इन सीजीटी कंप्यूटेशन, और फिर जो आपने पेमेंट ऑन अकाउंट पहले दी हुई है उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट इज अ वेरी बिग चेंज, और क्वेश्चन हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट इज अ बिग चेंज, ठीक है। अच्छा एक जो बिग चेंज क्यों जी, क्योंकि अब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मैंने 5 एसेट बेचे जिनमें से एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अच्छा और इसकी पेमेंट ऑन अकाउंट जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी ऐसे ट्रिकी है। क्यों कहता जी आपने डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तक जो डिस्पोजल किए हैं उनको इंक्लूड, उनके गेन्स को इंक्लूड नहीं करना लेकिन उनके लॉसेस को यूज कर सकते हैं और एनुअल एग्जामिशन भी यूज कर सकते हैं, और फिर यही लॉसेस और एनुअल एग्जामिशन एंड पे सीजीटी कंप्यूटेशन में भी यूज करेंगे आप, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को दोबारा आप सीजीटी कंप्यूटेशन में डालेंगे। तो उस वाले एरिया के अंदर इट वुड बी ट्रिकी फॉर F6 स्टूडेंट्स, एंड फॉर P6 स्टूडेंट्स आप तो माशाल्लाह खुद समझदार हैं, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन हैंडलिंग कुड बी अ प्रॉब्लम। बाकी यू शुड गिव इट अ गुड रीडिंग, इट हैज बीन प्रोवाइडेड विद वेरी गुड एग्जांपल्स, ठीक है। आप बड़े इजीली इस कॉन्सेप्ट को खुद भी समझ सकते हैं, बट इसकी क्वेश्चन हैंडलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई हाजिर, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अलबत्ता एक गुड न्यूज है जी कि अगर पेमेंट ऑन अकाउंट की कैलकुलेशन आएगी
तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो पूरे टैक्स ईयर में एक ही बेचेगा, एक से ज्यादा नहीं बेचेगा। एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर पेमेंट ऑन अकाउंट कैसे निकालते हैं, दैट इज नॉट एग्जामिनेबल। ठीक है, ये जरा चले अच्छी खबर है आपके लिए। आगे जी फिर ढेर सारी एग्जांपल्स हैं आपके लिए, सो दैट यू कैन यूज देम। बाकी जहां तक बात है रेट्स ऑफ सीजीटी की, तो रेट्स ऑफ सीजीटी के अंदर हमारे पास कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। पहले भी जी 18-28 था और 10-20 था, अब भी 18-28 और 10-20 ही है जी। ठीक है, यू कैन सी ये लिखे हुए हैं और साथ ही भी लिखा हुआ है इट इज अनचेंज्ड। फिर जी आगे आते हैं, फिर ढेर सारी एग्जांपल्स हैं आपकी तसल्ली के लिए। नहीं जी, एक सीजीटी के अंदर जो और थोड़ी स्ट्रक्चरल सी चेंज आई है, जिसको हम कहा करते थे एंटरप्रेन्योर्स रिलीफ। खैर मैं तो नहीं कहता था, मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर्स रिलीफ। एंटरप्रेन्योर्स रिलीफ जिसे हम कहा करते थे, बेटा अब उसे हमने कहना है बैड रिलीफ, वेरी बैड, BAD, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। नाम बदल गया बेटा, काम नहीं बदला। हाँ थोड़ा सा काम बदला है। वो 10 मिलियन की लिमिट होती थी ना जिंदगी में, कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा कितने गेन्स पर ER क्लेम कर सकता है। एक तो ER की आदत बदलो, BAD कहना है, BAD क्लेम कर सकता है। 1 मिलियन पे क्लेम कर सकता है जी। अब पहले 10 मिलियन तक के गेन्स पर क्लेम हो सकता था, बट नाउ इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट अ मिलियन ओनली। ठीक है, एक नाम बदला जी, नाम के अलावा कुछ नहीं बदला जी, और कोई चीज बदली है तो वो 10 मिलियन के बजाय अ मिलियन इट इज। बाकी एक्सेप्शन टू द रूल्स जो EIS के साथ मैच करते हैं, P6 कैंडिडेट्स के लिए ये लाइन बोलो, और जो EIS के साथ और जो इनकॉर्पोरेशन रिलीफ के साथ एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ BAD हैं या पुराने ER हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, which we will be inshallah able to identify. इन्वेस्टर्स रिलीफ आ गया है जी हमारे पास। इन्वेस्टर्स रिलीफ में आई एम श्योर कोई चेंज नहीं है। आई थिंक इसकी तो मेरे ख्याल में 1 मिलियन वाली लिमिट भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, इट हैज इट्स ओन सेपरेट 10 मिलियन लाइफ टाइम लिमिट। ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स रिलीफ में भी कोई चेंज नहीं है, इट इज द वे इट वाज। फिर जी आगे हमारे पास, हाँ PPR में एक चेंज है जी, और वो ये है कि आपको याद है लास्ट 18 मंथ्स हुआ करते थे, जो हमें शुतर बे मुहार डीम्ड ऑक्यूपेंसी के मिलते थे, बेशक टार्जन की वापसी घर में हो या ना हो, रिमेंबर। लेकिन नाउ जी इट हैज बीन रिड्यूस्ड, इट इज नाउ रिड्यूस्ड टू ओनली 9 मंथ्स। सो अब लास्ट 18 मंथ्स नहीं होता बेटा, लास्ट 9 मंथ्स होते हैं। अलबत्ता अलबत्ता जो स्ट्रक्चरल चेंज आई है एक, वो आई है लेटिंग रिलीफ। ठीक है, लेटिंग रिलीफ हैज बीन नाउ चेंज्ड। अब लेटिंग रिलीफ जो है वो पहले तो हमें मिलता था उस पीरियड में जिस पीरियड में हम खुद घर में नहीं होते थे। ठीक है, और घर को किराए पर दे जाते थे। लेकिन अब जो हमें लेटिंग रिलीफ मिलेगा बेटा जी, वो मिलेगा अपॉन दोज लेटिंग जिसमें हम भी घर में हों, और घर में से कोई जो टैक्स पेयर है वो अपने घर में से कोई रूम या रूम्स लेट आउट कर दे। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं, हाँ इनकम टैक्स में हमें इस पे रेंटा रूम रिलीफ मिलेगा, और CGT में इसके ऊपर हमें लेटिंग रिलीफ मिलेगा कितना, वंस अगेन 40,000 PPR एग्जाम्पशन, और जितना पोर्शन बिलोंग करता है लेटेड पोर्शन के, उसका जो हम गेन निकालेंगे उनमें से लोअर ऑफ द वे इट यूज्ड टू बी पहले। तो इसकी भी रेलेवेंट एग्जांपल्स नीचे दी हुई है मेरा बेटा, फॉर योर डियर कंसिडरेशन। अच्छा जी आगे आते हैं जी, इनहेरिटेंस टैक्स में पहुंचते हैं। लेकिन जी इनहेरिटेंस टैक्स में आई थिंक कोई इतनी चेंजेस नहीं है। एक वो रेजिडेंस निल रेट बैंड, बस हाँ ये है जी रेजिडेंस निल रेट बैंड, ये चेंज होता है जी हर साल। 150 था आपके जमाने में, नाउ इट इज 175। और जिन लोगों ने 150 पढ़ा है वो 150 को आप भूल जाएंगे, नाउ यू विल यूज ओनली 175। बेशक बंदा जिस दिन मर्जी मरे। ठीक है, आपके लिए फॉर कैंडिडेट सिटिंग इन June 21 to March 22, for them, yes, it has to be 175. Or what I remember in F6, I think, no, there are no more changes in inheritance tax. बाकी जहां तक बात है वैट की, आई थिंक वैट में भी देर इज नो फंडामेंटल चेंज। यस, नो, नथिंग। लेकिन जी पहले उससे आते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स पे। वैट में तो खैर चेंज है नहीं।
लें जी, कॉर्पोरेशन टैक्स पे अगर अब हम आए तो कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट तुम्हारे जमाने में भी 19 था, मेरा बेटा मेरे जमाने में भी 19 ही है, अभी भी 19 ही है। अलबत्ता एक रिस्ट्रिक्शन इस नोट्स में लिखी हुई है, मेक श्योर दिस रिस्ट्रिक्शन इज एक्चुअली नॉट एग्जामिनेबल फॉर टीएक्स पेपर्स। फॉर एटीएक्स गाइस यू हैव टू वेट व्हेन आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस P6 पोर्शन, मैं आपके लिए ये डिस्कस करूंगा। फॉर F6 गाइस गर्ल्स, आप ये कह सकते हैं कि आपके पेपर, आपके आर्टिकल में जैसे ये चीज लिखी नहीं हुई, ठीक है, बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट एग्जामिनेबल इन योर एग्जाम्स, सो फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। हाँ, अलबत्ता जो चेंज एक और आया है वो ये है जी कि पहले होता था यहाँ पर 3% इंटरेस्ट अगर हम लेट हो जाते थे एचएमआरसी को कोई भी पेमेंट करने में, दैट इंटरेस्ट हैज बीन नाउ रिड्यूस्ड टू 2.75। हाँ, लेकिन हमें जो एचएमआरसी इंटरेस्ट देता है अगर वो कोई गलती करे तो वो बेटा 0.5% ही, पहले भी था अब भी उतना ही है। फाइनली जी हम पहुंचे वैट पे एंड एवरीथिंग इज अनचेंज्ड। तो मेनली कोई इतना फर्क नहीं है, इतना नहीं, वैट में तो एक्चुअली कोई फर्क आई थिंक आया ही नहीं है। अ, क्योंकि अगर एक फर्क आना था जो बहुत स्ट्रक्चरल चेंज थी आपके सिलेबस के अंदर, जस्ट अ सेकंड लेट मी हैव सम वाटर। ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और हिचकी का आपस में कोई ताल्लुक है, दोनों इकट्ठे जरूर होती है। खैर, अच्छा मैं कह रहा था वैट में एक बहुत बड़ा चेंज आना था, लेकिन मेरे ख्याल में आपके सिलेबस सेट करने वाले लोगों को लगा कि इस दफा क्योंकि पहले ही काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं तो इस वजह से थोड़ा सा बख्श दें इनको, और उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे एज्यूम करेंगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यू, और टैक्स में स्पेसिफिकली वैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे ब्रेक्सिट हुआ ही नहीं, जैसे यूके अभी भी वैसे ही है जैसे पिछले सेशन में आपके लिए था। तो ये जी एक मेहरबानी कर गया एग्जामिनर आपका, और वो मेहरबानी मेरे हिसाब से उसने की इसी वजह से ही है क्योंकि इस दफा बाकी इतनी स्ट्रक्चरल चेंजेस आई तो मेरे ख्याल में उनका थोड़ा सा हाथ हौला रखिए। कोरोना वायरस की वजह से जी कुछ टैक्स डेफरल्स अलाउड है, लेकिन वंस अगेन ये डेफरल्स भी कैसे और किस तरह है, ये दोनों पेपर्स के अंदर ही एज सच एग्जामिनेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जस्ट फॉर योर नॉलेज उन्होंने लिखी है यहाँ पर। Lady, that is all as far as F6 and TX candidates are concerned. लेकिन अगर हम ATX या P6 की बात करें, guys, you still have to be with me for few more minutes. लें जी, आपके साथ हम जरा अब ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो मैंने पहले F6 में डिस्कस किए हैं, उसके अलावा which will have any impact on your exam other than what I have already discussed. नहीं जी, आई थिंक पहली चीज जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है, कहां पर जाके आ रही है, पाइलॉन में। पहले जी एक्स ग्रेशिया पहले भी 30,000 थी, वो अब भी 30 है। हाँ, एक अलबत्ता फर्क है, हाँ वो ये है, an amount equal to the pay which employee would have received if he or she had been allowed to work to their notice period. आपको याद है एक पेमेंट होती थी जिसे हम कहते थे पेमेंट इन लाइव ऑफ नोटिस, उसको हम इन शॉर्ट करके क्या कहते हैं, पाइलॉन, ठीक है। अच्छा पहले ना आपको शायद अगर याद हो को तो ये स्ट्रेट अवे पूरी की पूरी टैक्सेबल होती थी, डज डू नॉट नॉर्मली क्वालिफाइज फॉर 30,000 एग्जाम्पशन ऑफ एक्स ग्रेशिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होती थी। However, अब क्या हुआ मेरा बेटा, pylon which are neither contractual and nor a usual custom for an employer needs to be thought of having two parts. अब हम ये सोचा करेंगे कि वो वाली पाइलॉन्स, वो वाली पेमेंट इन लाइव ऑफ नोटिसेस जो कॉन्ट्रेक्चुअल भी ना हो, जो कॉन्ट्रैक्ट में ना हो लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, और यूजुअली ऐसा उस मार्केट में होता भी ना हो फिर भी एम्प्लॉयर दे रहा है, क्योंकि इसमें देखो ना, इसमें ग्रेशियस इंटेंट की खुशबू आ रही है, बू नहीं कहना चाहिए, अच्छी चीज है। तो ऐसे केस में वो कहता थी आप इसके दो पार्ट बनाएंगे, एन अमाउंट इक्वल टू pay which employee would have received if she or he
had been allowed to work to their notice period. This is subject to income tax and NIC वानी, इसके ऊपर तो income tax और NIC लगेगा. लेकिन any amount which is above this one, well, this one will qualify for both income tax and NIC under ex gratia 30,000. क्योंकि आपको पता ना ex gratia होती है कि जो gracious intent से मिले, which is neither contractual nor usual custom. लेकिन अब मैं कहता हूं कि 3 महीने का नोटिस मुझे देने का ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था और ना ही ये लिखा हुआ था कि किरमानी जब छोड़ के जाएगा कि तो उसे हम 2 महीने 3 महीने या 1 महीने की सैलरी देंगे, ठीक है, अगर हम या अगर हम उसे जल्दी निकालेंगे या इतनी देर का नोटिस देंगे, नहीं देंगे तो फिर हम उसे नोटिस नहीं देंगे तो सैलरी देंगे. ऐसा कहीं नहीं लिखा अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, अगर नहीं लिखा. वैसे स्कैन्स इज वेरी जनरस इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स माशाल्लाह. अगर नहीं लिखा हुआ तो बेटा इन दैट केस फिर भी स्कैन्स अगर मुझे देता है बिकॉज ऑफ देयर जनरसिटी ऑब्वियसली, तो इन दैट केस अब आपने क्या करना है मेरा बेटा, जो तो मेरी सैलरी की अमाउंट है उतने तक तो मेरा बेटा उसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा, लेकिन जो सैलरी से अबव अमाउंट मिल रही होगी उसके ऊपर हम 30,000 वाली एग्जाम्पशन यूज कर सकते हैं, एक्स ग्रेशिया वाली. अच्छा जी, फिर इसके बाद आगे आता है कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स में कोई चेंज नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा. हाँ, एक चेंज है, वो है जी आपकी जो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते थे लार्ज कंपनीज के. खैर पिछली अटेम्प्ट में आए भी पेपर में लार्ज कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो जो हम 12% लेके इनकम में ऐड करके और फिर उसी 12% को टैक्स लायबिलिटी से लेस करते थे, दैट 12 इज नाउ बीन इंक्रीज टू 13. ठीक है, एक ये चेंज है जी हमारे पास. और क्या चेंज है जी कॉर्पोरेशन टैक्स में, अभी देख लेते हैं हम. और हाँ हाँ, वो वाला 5 मिलियन वाला, वो क्या है जी, ठहरे मैं आपको रेलेवेंट चीज पढ़ाता हूँ. ये है जी, फाइनेंस एक्ट 2020 हैज एक्सटेंडेड दीज रूल. अच्छा चले पहले पूरा रूल पढ़ते हैं और फिर एक्सटेंशन भी पढ़ते हैं. द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफसेट ऑफ ट्रेडिंग लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड अगेंस्ट टोटल प्रॉफिट. ये तो खैर पिछली दफा ही चेंज आ गया था कि कंपनी अपने लॉसेस अगर कैरी फॉरवर्ड करे तो फ्यूचर के ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं, फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट से लेस करती है. ये खैर पुरानी बात है, ये काफी पहले से हो गया हुआ है. हाँ, अलबत्ता हमने कहा जब वो कैरी फॉरवर्ड करे तो ज्यादा से ज्यादा वो कैरी फॉरवर्ड करके कितना लॉस फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट से लेस कर सकती थी, तो हमने कहा था जी अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 मिलियन. हाँ, अगर 5 मिलियन से अबव है, ठीक है, तो फिर हमने कहा था 50% ऑफ एनी एक्सेस ऑफ द टोटल प्रॉफिट ओवर दैट अलाउंस. ठीक है. अच्छा, अब जो फाइनेंस एक्ट 2020 है, इसने क्या किया, Finance Act 2020 has extended these rules in order to restrict the use of capital losses brought forward in addition to trading loss. उन्होंने कहा खाली ट्रेडिंग लॉस पर ये रूल नहीं है, आप ये 5 मिलियन वाली लिमिट अब से ऑनवर्ड यूज करेंगे बाकी लॉसेस के लिए भी. मतलब खाली ट्रेडिंग लॉस नहीं भाई, अब कैपिटल लॉस भी अगर आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया और फ्यूचर में जाके माइनस किया तो उसके लिए भी वो कह रहा है जनाब कि वो जो 5 मिलियन वाली लिमिट है कि टोटल 5 मिलियन से ज्यादा तो नहीं हो गया, वो अब खाली ट्रेडिंग लॉस नहीं होगा जी, वो सारे वो लॉसेस हैं जो कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है, ठीक है, अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स. अच्छा जी, फिर उसके बाद चेंजेस विच आर रेलेवेंट टू, अच्छा ये तो खैर वो चेंजेस हैं जो दोनों के साथ रेलेवेंट है, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दी. एसबीए वाली भी. सीजीटी टैक्स रिलीफ में एंटरप्रेन्योर रिलीफ इज नाउ वेरी बैड, इट्स कॉल्ड बीएडी रिलीफ नाउ. लिमिट शिमिट ये भी मैंने आपसे डिस्कस की. पीपीआर लेटिंग रिलीफ ये भी डिस्कस किया, और ये भी मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि ऑफिशियली तो उन्होंने छोड़ दिया है, बट फॉर एग्जाम पीरियड टिल 22 वी विल एज्यूम के वैट में दे आर स्टिल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स. फिर जी उससे आगे हम आए तो आगे हमारे पास लिखी हुई है ग्रुप रजिस्ट्रेशन. ले जी, ग्रुप रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है. हाँ, अलबत्ता कुछ चेंजेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं ग्रुप रजिस्ट्रेशन में. अगर आप कहते हैं इसकी कंडीशंस में, इसके बेनिफिट्स में, इसके इम्प्लीकेशंस में कोई चेंज नहीं है. हाँ, ये है कि पहले हम कहते थे कि ग्रुप वैट रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप ऑफ कंपनीज होना जरूरी है. अंडर द न्यू रूल्स, under the new rules, the controller of the group companies can be member of the VAT group, बेशक वो कंपनी हो, सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो.
ठीक है। मतलब पहले हम कहते थे एक इंडिविजुअल जो है वो अगर वो सोल ट्रेडर बिजनेस है तो वो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का हेड नहीं हो सकता, तो मेक श्योर अब हो सकता है। अब एक पार्टनरशिप ग्रुप ऑफ कंपनीज को अगर ओन करती है, ठीक है, तो वहां पर भी ग्रुप क्रिएट हो सकता है। एक सोल ट्रेडर बिजनेस जो है वो चार कंपनीज के शेयर्स ओन करता है, तो वहां पर भी वैट ग्रुप रजिस्टर करवाया जा सकता है। पहले ये नहीं होता था। ये एक चेंज है जो रेलेवेंट है, एंड दैट इज आई थिंक ऑल द चेंजेस जो आई हैं फॉर कमिंग अपकमिंग जून 21 to March 22. I hope you find this video useful for you guys, for making a decision that whether you want to do it at your own, or you would like to do it with me or with any trainer of your choice. बाकी फिर अभी still if you have any problems regarding your decisions, you are welcome. I'll be there at scans, और मेरी break की window होती है 1:30 से 2:30 बजे, तो you can come up and you can meet me whenever you want to. See you, boys, girls. Take very good care of yourself and people around you. Thank you so much. भाई के लाइक कभी कोई काम हो जरूर टपके भाई के पास। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।